वेलकम टू तिवारी सर की पाठशाला बच्चों। तो बच्चों आज 9th क्लास मैथमेटिक्स में हम रिमाइंडर थ्योरम के बाद फैक्टर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं और ये है एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन बच्चों। ठीक है, तो बेटा फैक्टर थ्योरम जानने के लिए हम पहले रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा याद करते हैं कि क्या था रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? पहले रिमाइंडर थ्योरम देखिए, यदि एक px एक पोलिनोमियल है, लेट दिस इज ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे एक पोलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c एक पोलिनोमियल है और इसमें एक दूसरे पोलिनोमियल से हम यानी लेट दैट पोलिनोमियल gx जो लीनियर पोलिनोमियल है वो x माइनस a है और इस पोलिनोमियल से यदि इस पोलिनोमियल में डिवाइड करते हैं यानी दिस इज डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। ये है डिविडेंड और ये क्या है? ये डिवाइजर है। ये तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर का जीरो निकालते हैं हम। जीरो यानी इसका जीरो क्या होगा? a है ना, x माइनस a इजकल टू जीरो यानी x इजकल टू a, यही इसका जीरो होगा। तो इसके जीरो पर जो इसकी वैल्यू होगी ps की यानी px, x की जगह पर हम a लिख देंगे, यही आपका क्या होगा? यही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है ना, यही था हमारे रिमाइंडर थ्योरम कि पहले डिवाइजर का जीरो निकालिए और उस जीरो पर px की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी जहां जहां x है वहां वहां a की वैल्यू रख दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि बेटा यदि ये रिमाइंडर जीरो हो जाए रिमाइंडर, यानी कि इफ, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि इफ यदि रिमाइंडर जीरो हो गया यानी कि pa इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब कि ये जो चीज है qx वो px का फैक्टर होगा, यही मतलब ना। तो ये है कि इफ pa इज इक्वल टू जीरो देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ क्या? px यही है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि x माइनस a एक फैक्टर है, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ क्या? px, देन pa जो है वो जीरो होगा, यही इसका मतलब है बेटा। तो ये इसी चीज से ये निकल के आया है ना, तो यही है आपका फैक्टर थ्योरम। दिस इज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी, यानी यदि pa जीरो होगा, pa यदि जीरो है इसका मतलब x माइनस से क्या है? x माइनस c है, यानी यदि रिमाइंडर जीरो आ गया, pa मतलब रिमाइंडर, यदि रिमाइंडर जीरो है, यदि px के अंदर इफ px डिवाइडेड बाई x माइनस a, डिवाइड किया x माइनस a से, और pa यदि जीरो आ गया यानी कि रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब x माइनस a क्या है? एक फैक्टर है px का, या कह सकते हैं कि px जो है वो क्या है? मल्टीपल है x माइनस a का। और यदि पहले से ये कहा जा रहा है कि x माइनस a क्या है? एक फैक्टर है, पहले से कहा गया है कि फैक्टर जीरो है, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर जीरो आएगा। यदि फैक्टर है पहले से, इसका मतलब यदि x माइनस a से जब डिवीजन लगाया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो x माइनस a इज इफ x माइनस इज ए फैक्टर देन pa इज जीरो। यदि फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो, या रिमाइंडर जीरो है तो उसका फैक्टर होगा, यही मतलब है। यदि फैक्टर है पहले से, ये x माइनस एक फैक्टर है पहले से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा रिमाइंडर। और ये ऐसे कह सकते हैं कि यदि
पहले से रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए एक फैक्टर होगा px का। यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बेटा, यानी अल्टीमेटली ये चीज हम पहले से जानते हैं क्या, कि यदि 8 में आप 2 से डिवीजन लगा दीजिए और 2 4 जा 8, 0 आ गया, नीचे ये 0 आ गया तो क्या बोलेंगे, 2 जो है वो 8 का एक फैक्टर है। ठीक है ना, 2 जो है 8 का एक फैक्टर है। तो यही वाली बात है कि रिमाइंडर यदि 0 आ गया, यदि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का एक फैक्टर होगा। और यदि उल्टा इसका फैक्टर यदि पहले से दिया गया है कि फैक्टर है, यानी यदि आपको बता दिया गया कि 8 जो है वो 8 का 2 फैक्टर है, तो अंडरस्टूड है कि जब डिवीजन लगाएंगे तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। तो यही वाली बात यहां भी अप्लाई हो रही है बेटा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होती चली जाएगी। इसमें हमें यदि ये चीज समझ तो लिए अच्छी बात है, बट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा इसके लिए वो नहीं है। आप क्वेश्चन आपका आसानी से होता चला जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए अब है बेटा पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि x प्लस ई, x प्लस 2, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ x plus 2 is a factor x cube plus 3x square, x cube plus 3x square plus 5x plus 5x plus 6 और है and 2x plus 4 and 2x plus 4। ये दो पॉलिनोमियल दिए हैं, एक तो ये और ये, एक ये है और एक है। तो कह रहा है कि एग्जामिन करना है, एग्जामिन कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का फैक्टर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि यदि इससे हम डिवीजन लगाएंगे और यदि रिमाइंडर 0 आ गया, इसमें पहला टेस्ट मतलब पहला केस है, ये केस ले लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको चेक करना है कि इसका ये फैक्टर है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि इसमें हम इससे डिवीजन लगाएं तो रिमाइंडर यदि 0 आएगा तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। यही इसकी मतलब है। तो इसको आपने लेट कर दिया, लेट इसको हमने px मान लिया। तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2, देन रिमाइंडर क्या होगा, देन रिमाइंडर क्या होगा, पहले इसका 0 निकालिए, -2 होगा इसका मतलब 0, इसका 0 -2 होगा, तो p -2 यही इसका 0 होगा, यही ना। यदि इसमें px है, px में यदि हम इसमें x प्लस 2 से, ये हमने लेट कर लिया, ये लेट
ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू पी एक्स, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड एक्स प्लस टू देन रिमाइंडर इज पी माइनस टू, तो पी माइनस टू रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर जब जीरो आएगा तब हम कहेंगे कि ये जो है वो, ये वाला चीज जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर होगा। तो चलिए रिमाइंडर निकालिए, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू पी माइनस टू, और दैट विल बी इक्वल टू माइनस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस टू प्लस 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -8, और ये कितना हो जाएगा 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा -10 और प्लस 6, यही हुआ ना। तो कितना हो गया ये 8 और 10 यानी -18, माइनस वाला 18 हो गया, प्लस वाला कितना हो गया 12 और 6 ये भी 18, यानी ये 0 आ गया। तो क्या कहेंगे कि यस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, बोलेंगे यस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, ये है बेटा, ये इसका फैक्टर है। अब इसको चेक करना है कि क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है। तो देखो ये तो बिना डिवीजन के भी आप कर सकते हो, इसमें 2x प्लस 4 में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 तो फैक्टर है ही इसका, इस चीज का दो फैक्टर है 2 एंड x प्लस 2, तो x प्लस 2 तो सीधा लिख सकते हैं इसमें कि यस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ ये सेम px, यानी हम शॉर्ट में लिख देते हैं px। आप जो है वो क्या करेंगे, आप जो है पूरा लिख दीजिए। तो इस तरह से, या इसको भी आप x प्लस 2 को ऐसे भी दिखा सकते हैं डायरेक्टली, तो बहुत छोटा है तो सिंपली हम दिखा सकते हैं, और नहीं तो आप यहां -2 जो है -2 इसमें रख दीजिए, इसमें डिवीजन लगाएंगे तो -2 इसमें रख दीजिए, यहां भी 0 आना चाहिए, ठीक है। ये मैं मिटाता हूं, तो आप इसको वीडियो पॉज करके और नोट कर लीजिए। तो x प्लस 2 यदि आपको, ये तो डायरेक्ट आपने निकाल लिया, या इसको हम यदि x प्लस 2 यानी 2x प्लस 4 में यदि आप डिवीजन लगाते हैं, टू एक्स प्लस 4 में यदि आप डिवीजन लगाते हैं किसका, x प्लस 2 का, देन रिमाइंडर क्या होगा, आप रिमाइंडर थ्योरम ही लगा दीजिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या, p माइनस 2, इसका 0 निकालिए तो क्या होगा 0 -2, और -2 को इसमें रख दीजिए, ठीक है जी। तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 4, यानी -4 प्लस 4 यानी 0। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यस x प्लस 2, यस x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, 2x प्लस 1, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या सीधा इसमें 2 कॉमन लिया, x प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 2, ऐसे भी आप कर सकते हैं, x प्लस 2 तो फैक्टर इसका है ही, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों एक ही चीज है, वेरी क्लोजली। इसमें यदि आप रिमाइंडर थ्योरम आप समझ चुके हैं तो फैक्टर थ्योरम भी आपको समझ में आ ही जाएगा। यानी कोई किसी चीज का फैक्टर है कि नहीं है, ये पता करने के लिए आप रिमाइंडर निकालिए रिमाइंडर थ्योरम से,
और यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो कहेंगे वो उसका फैक्टर है। डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं है, इसके लिए रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर निकालिए, और यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और कैसे निकालते हैं रिमाइंडर, ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, और यदि आपको डाउट है, नहीं अच्छी तरह से आपको याद आ रहा है, तो प्लीज पीछे की जो चीज है एक बार रिवाइज करिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या का है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12 है ना। 12 कर रहा है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको चाहिए। के इक्वल टू व्हाट, कह रहा है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k, ये है बेटा, है ना। तो ये है चीज। तो क्या है इसका मतलब, यदि इससे डिवीजन लगाया जाए और रिमाइंडर यदि 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये फैक्टर है। यही इसका मतलब इसका मतलब क्या है कि इफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k डिवाइडेड बाई x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इज 0, then x minus 1 will be a factor of किसका, इसका 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। यही बात है, यही आपको निकालना है बस। तो यदि इसमें इसे डिवीजन आएंगे तो क्या होगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसको आपने क्या कर लिया, इसको आपने px कर लिया, px लेफ्ट कर लिया, लेफ्ट इक्वल टू px, ठीक है जी। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू p, और इसको 0 बनाइए, इसको 0, यानी 0 क्या होगा इसका, x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो p1 जो है 1 इसका 0 होगा, तो 0 के ऊपर में इसकी वैल्यू निकालिए 1 पे, यानी कि p1 आपको निकालना है। तो क्या होगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस k। और फैक्टर है बेटा, ये कह रहा है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, है ना, फैक्टर है। ये जो चीज हमने लिखा ये जरूरत नहीं था, फैक्टर तो ये दिया ही हुआ है, सॉरी ये फैक्टर दिया है, सॉरी ये इसकी जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टर प्रूफ नहीं करना है, हमने दिया है कि फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि व्हेन ये इसको आपने px मान लिया, px इक्वल टू लेफ्ट कर लिया, व्हेन px डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। ये होगा ही, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आता है तभी फैक्टर होता है, तो ई से आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर निकाल तो 0 कर दीजिए, तो दैट विल इक्वल टू क्या, p इसका p1, रिमाइंडर तो p1 ही होगा ना, रिमाइंडर क्या होगा p1, यानी दैट p1 विल बी इक्वल टू 0, ये होगा। और p1 क्या होगा, p1 यहां से निकालिए 4 इंटू 1 का क्यूब
प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब यहां से k की वैल्यू निकाल लीजिए। k की वैल्यू ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। तो 4 और 4 गया तो k इक्वल टू माइनस 3। ये आपका आंसर। k की वैल्यू कितना आया? माइनस 3 पूछ रहा था, मतलब k की वैल्यू ही पूछ रहा था। k की वैल्यू -3 है बेटा, ठीक है, आसान है। यदि रिमाइंडर दिया है कि डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि रिमाइंडर 0 ही होगा। तो रिमाइंडर निकाल करके और इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। रिमाइंडर निकाल करके, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 1, इसमें इसका 0, इसके 0 पर इसकी वैल्यू, तो इसका 0 क्या है? यहाँ 1, तो P1 पे हमने इसका वैल्यू निकाला और इक्वल टू 0 कर दिया। इसमें सिर्फ k रह गया जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट हो गए, k की वैल्यू निकल गया। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फैक्टराइज दिस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हमें सीखना है बेटा इसका फैक्टर निकालना, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट से और बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। क्या है कि 6, इसको आप px मान लो, जो दिया गया है पॉलिनोमियल उसको px लेट, px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये है। और बाई कह रहा है कि फैक्टराइज दिस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसको दो तरह से इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम से निकालना है फैक्टराइजेशन, और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो देखो भाई, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट से हम करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट अपने क्लास 9th में पहले भी आपने सीखा हुआ है, क्लास 8th में भी कुछ लोग जानते होंगे इसको, लेकिन फिर भी अभी हमें चूंकि शुरुआत ही है तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपने क्लास 8th में भी सीखा हुआ है। यदि जो लोग आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल की बुक किए होंगे तो उन बच्चों को तो अच्छी तरह से आता होगा, और यदि नहीं आपने सीखा है तो भी कोई बात नहीं, हम अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। फैक्टर थ्योरम पहले, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में आपको और भी क्वेश्चन लेकर के 2-4 में आपको समझा रहा हूं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या होता है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अप्लाई होता है। दिस मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड फैक्टराइजेशन के लिए लागू होता है बेटा। देखो, यदि 4 टर्म है, मान लीजिए कि ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx, ऐसे कुछ करके, या x या y भी हो सकता है, तो दो को आप एक साथ लेते हैं, है ना, दो को एक साथ लेते हैं। और मान लो इसमें हमने x ले लिया, तो ये क्या करते हैं, ये x प्लस a प्लस b ले लेते हैं, a प्लस b, और ये मान लो ऐसे y है, यहाँ पे y है, और ये भी ay प्लस a y प्लस b y, और यहाँ आपने y ले लिया तो a प्लस b यहाँ भी आ गया। अब देखो, फिर इसके बाद 4 टर्म जब रहता है तो दो टर्म को हम ग्रुपिंग कर लेते हैं बेटा, दो टर्म को हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। दो टर्म को ग्रुपिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो आता है वो सेम चीज आना चाहिए, तभी फिर हम कॉमन ले सकते हैं। 4 टर्म है ax प्लस by और ay प्लस by, इस तरह से, और इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो, हम दो टर्म को एक साथ अरेंज करते हैं, दो टर्म को इस तरह से सुटेबल टर्म को लेते हैं कि यहां से भी कॉमन निकालेंगे, इस 2 टर्म से भी कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में जो चीज है ये सेम आनी चाहिए। x प्लस y है, a प्लस y है, ये सॉरी a प्लस b
और ये भी a प्लस बी, ब्रैकेट वाला सेम चीज है। तो हम फिर क्या करते हैं, ये ब्रैकेट वाला चीज दोनों ही टर्म में है और सेम है, तो a प्लस बी हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई फिर आपको यहाँ बच गया। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी, अब ये यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं था, यहाँ पर 4 टर्म था, तो 4 टर्म हम किस लिए 4 टर्म हम मतलब आपको समझाए, क्योंकि 4 टर्म में 2-2 टर्म को हम अरेंज किया जा सकता है एक साथ में, 2-2 टर्म, लेकिन यहाँ तो 3 टर्म है। अब 3 टर्म में यदि 2 टर्म को एक साथ लेते हो तो एक टर्म अकेला रह जाएगा, तो यहाँ तो आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ सुटेबल ग्रुपिंग नहीं होगा। और यहाँ सुटेबल ग्रुपिंग 4 टर्म रहता है तो सुटेबल ग्रुपिंग हो जाता है, इसको ग्रुपिंग मेथड कहते हैं। ये छोटे क्लास में आपने पढ़ा है 8th क्लास में। तो ग्रुपिंग मेथड में मेन चीज होता है बेटा कि किस तरह से 2 टर्म को हम एक साथ में ग्रुप करें कि कॉमन लेने के बाद दोनों ही में ब्रैकेट में सेम चीज आए, ये ध्यान रखना आपको। 4 टर्म दिया हुआ है, सपोज करिए आप कि ये ऐसे होता है ax प्लस ay, ये इसके बाद ये होता है प्लस bx प्लस by, ऐसे दिया होता है। अब देखो इसमें यदि आप लेते हैं तो यहां पर क्या है, यहां पर कॉमन आपका a आएगा, है ना, a आएगा, तो a आएगा तो x प्लस वाई ब्रैकेट अंदर बचा, और यहां पर कॉमन क्या आएगा, b आएगा, तो यहां भी x प्लस वाई कॉमन आया। तो देखो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, x प्लस वाई x प्लस वाई, तो इसको भी हम सुटेबल कॉमन, सुटेबल ग्रुपिंग का मतलब यही है कि कॉमन लेने के बाद जो चीज पहले टर्म में आया वही दूसरे टर्म में भी ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए, दोनों में सेम चीज आना चाहिए, उसी को हम सुटेबल ग्रुपिंग कहेंगे। यदि दोनों में सेम नहीं आया तो इसका मतलब आप आगे फैक्टराइजेशन उसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है वो एक बाहर निकालिए, x प्लस वाई बाहर निकालिए, और यहाँ a प्लस बी आ गया। ठीक है जी, देखो जो यहाँ आया वही यहाँ आया, यानी इस चीज को या ऐसे भी आप ग्रुपिंग कर सकते थे, x वाला दोनों एक साथ लेके, या y वाला एक साथ लेके, यहाँ a वाला एक साथ लेके, यहाँ b वाला एक साथ लेके। मेन मकसद यही है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज मिले, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि सुटेबल ग्रुपिंग है। अब यहां पर ग्रुपिंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक में आप 2 लेंगे तो इसके बाद 1 बच गया, तो बेटा इसको हम तोड़ते हैं, बीच वाले को हम तोड़ देते हैं, इसके 2 टर्म बना देते हैं, ताकि 4 टर्म बन जाएगा टोटल, तो 2-2 को एक साथ में हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ओनली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है, यानी स्क्वायर वाले के लिए, याद रखना, और किसी में क्यूबिक में नहीं लगेगा, ये स्क्वायर वाला के लिए होता है। और बीच वाला जो x वाला टर्म है उसी को हम तोड़ते हैं 2 भाग में, 2 इसका हम टर्म बना देंगे, ताकि ये 1 2 3 है तो वो 4 हो जाएगा, तो फिर 2-2 को हम ग्रुपिंग कर लेंगे, यही यहां पर मेथड चलता है। ठीक है, तो ये तो मैं मिटा देता हूं। अब देखो, अब इसमें बेटा कैसे करते हैं हम, तो देखो ये है 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड होता है a और c को मल्टीप्लाई करो पहले, सबसे पहला, यानी a क्या है, यहां मल्टीप्लाई a इंटू सी, ठीक है, a इंटू सी पहला स्टेप, a इंटू सी, यानी a क्या है, ax² पर bx प्लस सी, तो a यहां पर क्या है, यहां पे 6 है, और c क्या है, यहां 5 है, तो 6 5 जा कितना हो गया, 30 हो गया, 6 5 जा 30 हो गया, तो 6 5 जा 30 हो गया, 6 5 जा, तो इस 30 से 17 आपको लेके आना है। 13 को इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 30 को इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे कि दोनों 2 टर्म मिले हमें, और दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस ये वाला चीज मिल जाए, ऐसे ये 17 मिल जाए, दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस, ये पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर को हम इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जो दो टर्म आएंगे फैक्टर का वो दोनों का सम या डिफरेंस हमारा ये मिडिल वाला टर्म मिल जाए, सम या डिफरेंस करके। और आप कैसे पता लगाएंगे कि सम करना पड़ेगा कि डिफरेंस करना पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन आता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। वही आपका मेन मुद्दा है कि ब्रैकेट के अंदर दो दो टर्म का आप अरेंजमेंट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आना चाहिए, यही हमारा मेन। वहां पर जाकर हमें पता चलेगा कि जो हमने तोड़ा है इसको मिडिल टर्म को, तो सही तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, ब्रेक सही हमने किया है कि नहीं किया है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो इस 17 को आप क्या लिखेंगे, 30 को हम 2 into 15, तो 6 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो 30 बना। 30 के दो फैक्टर मिले 2 and 15, और 15 + 2 17 होता है ना। इसके दो फैक्टर बनेंगे, दोनों का सम या डिफरेंस। तो दोनों दो फैक्टर बने तो दोनों, एक 2 मिला और एक 15 मिला, और दोनों को यदि हम सम कर रहे हैं तो देखेंगे 17 मिल रहा है जो कि यहां पर है, तो इसको हम लिखेंगे 6x² प्लस 17 को लिखोगे 2 + 15x, 2 + 15x और +5, ये है बेटा। अब देखो हमारा 4 टर्म बन गया, ठीक है, 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, ठीक है जी। ये 17x को आप डायरेक्ट 2x प्लस 15x भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया ताकि कुछ बच्चों को ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है इससे। तो अब हमें बेटा 4 टर्म, मैं बताया था कि मिडिल टर्म हम तोड़ते इसलिए हैं कि जो 3 टर्म होता है उसका 4 टर्म बन जाए, यही इसीलिए मिडिल टर्म हम तोड़ते हैं, ठीक है। यदि ये पहले से 2 ही टर्म होता है ऐसे, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं मेथड करना है बेटा, हमें सब 3 टर्म रहेगा तभी करना है, ठीक है। 3 टर्म, जब 3 टर्म से देखो 4 टर्म बन गया ना, 1 2 3 4। अब हमें ग्रुपिंग करना है बेटा, इसको इसको और इसको एक साथ लेते हैं, और ग्रुपिंग का मतलब ये है कि हम ग्रुपिंग हमारा सही तभी कहा जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है। तो चलो मान लो पहले हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको तो 6x² प्लस 2x को हम पहले ले लेते हैं। तो यहां पर आप इसमें दोनों में ग्रुपिंग क्या आएगा कॉमन, 2x कॉमन आएगा, ठीक है, 2x कॉमन आएगा। तो 2x कॉमन आएगा तो क्या यहां पे आएगा, 3x बच गया। 2x कॉमन निकालोगे 6x² में से तो 3x बन जाएगा, और यहां पर 1, और यहां पे 5 बाहर निकलेगा 5, और यहां पे 3x और प्लस 1। तो देखो दोनों ही ब्रैकेट में 3x + 1 और 3x + 1 आ गया। इसका मतलब कि हमारा तोड़ना बिल्कुल सही था, हमारा तोड़ना बिल्कुल सही था। और यहां से हम फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, 3x + 1, ये पूरा एक टर्म है, ये भी पूरा एक टर्म है, तो इसमें ये ब्रैकेट वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, 3x + 1, और तो 3x + 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ 2x + 5 बचा। ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट से ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा यहां पर, अब यहां यदि मान लीजिए, सपोज करिए कि यहां बेटा, कि सपोज करिए कि कोई बच्चा ये 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 ये है, और इसको ग्रुप एक साथ करता है, 6x² प्लस 15x को एक साथ लिया और प्लस 2x प्लस 5 को एक साथ लिया। तो देखिए, तो अब यहां कॉमन लेते, यहां पर 3x कॉमन आएगा यहां पे, है ना, 3x इसमें दोनों में, तो 2x और प्लस 5 इसमें आएगा। यहां पे आपने 3x लिया तो यहां पर 2x बचेगा, 3 2 जा और x का x, और ये बनेगा 5, और यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहां पर 1 आएगा, यानी कि 2x प्लस 5। अब देखो दोनों ब्रैकेट में 2x प्लस 5 2x प्लस 5 आया, है ना। तो ये भी अरेंजमेंट, ये भी ग्रुपिंग सही था, यानी इसको एक साथ हमने लिया तो ये भी ग्रुपिंग सही था बेटा, है ना।
ग्रुपिंग हमारा सही होने का मतलब सिर्फ इतना ही चेक करना है आपको कि ब्रैकेट के अंदर दोनों ही टर्म में ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म सेम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2x + 5 कॉमन आ जाएगा कि इस टर्म में भी 2x + 5 है, इसमें भी 2x + 5, तो इसमें क्या बचेगा 3x, और यहाँ 1 बचेगा बेटा। यदि 1 ये नहीं भी लिखा है ना तो ये मत समझना कि यहाँ पर कॉमन जब लेते हैं तो वहां पर 1 बचता है, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब है इस टर्म से डिवीजन करना। तो यदि 2x + 5 से इसमें आप कॉमन ले लो, 2x + 5 यहाँ डिवीजन लगा दो, यहाँ भी 2x + 5 से डिवीजन लगा दो, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ 3x बचा, ये बचा ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ 3x और +1 और सॉरी 3x + 1 और आपने डिवीजन लगाया था तो 2x + 5 ऊपर आप मल्टीप्लाई भी करोगे, यानी जो चीज कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचता है तो वहां 1 बचता है। ये 0 नहीं, गलती से कुछ नहीं बचा। 0 का मतलब होता है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है दोनों कट जाते हैं तब 0 बचता है, लेकिन डिवीजन में जब कटता है तो वहां 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से इसका ये भी इसका जो ग्रुपिंग था वो बिल्कुल सही था, और बाद में 3x + 1 और 2x + 5 टर्म वही आए, भले ही आगे पीछे करके आए लेकिन टर्म वही आए। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई बच्चा के दिमाग में ऐसे आए कि किसी बच्चे के दिमाग में ऐसे आए कि हम इसको एक साथ लेंगे, 6x ² + 5 और 2x + 15x, इसको हम एक साथ लेंगे, इसको एक साथ लेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 का मतलब यही रहेगा, 6x² + 5 ही रहेगा। और यहाँ भी कॉमन x है, तो x में तो 2 + 15। अब देखो तो क्या दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, तो ये इस ब्रैकेट में 6x² + 5 है, यहाँ पर 2 + 15 है, तो ये जो ग्रुपिंग है बिल्कुल गलत है, तो ये ग्रुपिंग नहीं हो सकता है। तो ग्रुपिंग आपको इसी तरह से आपको करना है कि कॉमन लेने के बाद दोनों ही टर्म में सेम फैक्टर बने, सेम टर्म रह जाए, तो भी हमारा ग्रुपिंग सही कहा जाएगा। चलिए और हम करते हैं क्वेश्चन, ताकि ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड था ये। अब इसी क्वेश्चन को ये कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम से करिए, तो फैक्टर थ्योरम से हम करेंगे, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट का 1-2 क्वेश्चन आप और कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको, अब देखो ये जो बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो वो मिडिल टर्म से ही हमें करना है, और फैक्टर थ्योरम से भी आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं इसलिए कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड सही हो जाए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है सारे के सारे हो ही जाते हैं मिडिल टर्म से, लेकिन हम यहाँ करते हैं। देखो 4th क्वेश्चन है, करेक्ट फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में कैसे करना है ये नहीं दे रहा है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ही करेंगे। 4th का पहला है कि 12x² - 7x + 1, ठीक है जी। तो इसका फैक्टराइजेशन करना है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करना है आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, है ना। तो मैंने क्या बोला था, वो a और c को मल्टीप्लाई करिए, तो a और c यहां पर क्या है बेटा, a है 12, c है 1, यानी 12 × 1 यानी कि 12। ये रफ में करने वाला वर्क है, ठीक है। 12 × 1 12। अब 12 को ऐसे फैक्टर करिए कि हमें 7, इसकी 2 टर्म बनाइए, 4 × 3, जिससे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 7 मिले। तो देखो ये दोनों को यदि 4 + 3 हम करते हैं तो यहाँ 7 मिल रहा है ना, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है, 7 है ये। तो 7 को हमें ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए पहले हम x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी a और c को मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 12 आया। 12 से दो टर्म हम निकालेंगे 12 का फैक्टर करके, ताकि दोनों का सम या डिफरेंस हमें ये बीच वाला टर्म मिले। तो यहां पर 12 का 4 3 या 12, तो 4 प्लस 3 7 होता है। अब 7 तो हमारा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 12x² माइनस 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3x प्लस 1। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कर सकते हैं अभी भी कि हमारा ये मिडिल टर्म स्प्लिट जो है सही किया हम। सही तभी आपको पता चलेगा जब आप कॉमन लेंगे और दोनों ब्रैकेट के बीच सही मिलेगा। अदरवाइज कभी कभी ये 7 टर्म जो है दो तरह से, एक ही चीज से दो तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तो खैर नहीं आ रहा है, 12 का तो 4 और 3 ही होगा 7, और 6 इंटू 2 करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, या 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 ही हो जाएगा। लेकिन कई बार जो होता है सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों से पॉसिबल होता है, अलग अलग दो फैक्टर मिल जाते हैं, अलग अलग दो फैक्टर मिल जाते हैं, तो कौन सा रखें ये हमें डाउटफुल हो जाता है। तो इसलिए हमें लास्ट में हमें यही देखना है कि क्या, यही देखना है कि ब्रैकेट में जो हमें आता है वो दोनों में सेम हो। अब देखो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो गया, -4x माइनस 3x प्लस 1 मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, यानी 3 टर्म से हमारा 4 टर्म बन गया। अब दो दो टर्म को हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो चलो यही पहले इसको ले लेते हैं, तो इसमें लोगे तो क्या हो जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, तो ये 3x और -1, और इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x -1। ब्रैकेट के पहले यदि माइनस होता है तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले का साइन बदल जाता है सारे टर्म का। तो देखा 3x -1 इस ब्रैकेट में भी है और 3x -1 इस ब्रैकेट में भी है, इसका मतलब हमारा ये ग्रुपिंग और ये स्प्लिटिंग बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 3x -1 कॉमन ले लेंगे और ये 4x -1 बच गया हमारा, यही हमारा आंसर, ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। अब मान लीजिए कोई बच्चा ये कहता कि सर यहां से हम इसको एक साथ ले लें, यानी 12x² माइनस 3x इसके साथ ले लूं और -4x प्लस 1 इसको एक साथ ले लूं, तो क्या होगा, क्या तो भी होगा, करके देखो। ये इसमें 3x कॉमन आ जाएगा, 3x तो 4, यहां पर 4x -1 और यहां पर -1 4x -1, यहां भी ब्रैकेट में 4x -1 आएगा, यहां भी ब्रैकेट में 4x -1 आएगा, यानी ये भी ग्रुपिंग बिल्कुल सही है। तो यहां भी आ जाएगा आपका क्या, 4x -1 और 3x -1, तो ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो बेटा ये है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट, और एक दो क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, है ना, तो आपका और थोड़ा क्लियर हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी का 4th का ही सेकेंड क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो चलिए क्या करेंगे, हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a क्या है 2, c क्या है 3, तो 2 इंटू 3 यानी हमारा 6 बना, और 6 से हमें क्या ले आना है, 7 ले आना है। तो 6 का क्या फैक्टराइजेशन करोगे, 6 का 2 इंटू 3 यही तो होगा, और 2 प्लस 3 5 ही होता है, 7 तो होता नहीं, तो और क्या हो सकता है, तो 6 का बेटा ये भी हो सकता है 6 इक्वल टू 6 इंटू 1, 6 का फैक्टराइजेशन 6 इंटू 1 भी होता है, और 6 प्लस 1 7 होता है। तो यहां पर लिखोगे 2x² प्लस 7 को क्या लिखोगे, 6 प्लस 1x प्लस 3, यानी 2x² प्लस 6x प्लस 1x यानी कि x प्लस 3। अब आप दो टर्म को ले लीजिए, तो 2x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3, और यहाँ 1 आ जाएगा तो x प्लस 3। यदि कोई भी कॉमन इसमें नहीं है इसका मतलब 1 है बेटा, कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा है इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 3 दोनों में ही ब्रैकेट में है, इसका मतलब हमारा ग्रुपिंग बिल्कुल सही था, और फिर 2x प्लस 1 यहाँ बच गया, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया बेटा, ठीक है। फिर यदि कोई बच्चा कहता है कि हम इसको एक साथ लेके करेंगे, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, करके देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आप दोनों करोगे,
मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई भी तरीके से कर सकते हो, बस आपको ये देखना है कि ब्रैकेट में वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों में सेम आना चाहिए। अब मान लो कि 2x ये है, 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2x स्क्वायर के बाद ले लिया x, यहाँ x ले लिया, इसके बाद 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 ले लिया, ऐसे ले लिया। अब इसको एक ग्रुपिंग करेगा एक साथ में कोई बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो गया, x कॉमन आ जाएगा, तो x मतलब 2x प्लस 1, यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 1। तो देखो यहाँ भी ब्रैकेट में 2x प्लस 1 है, यहाँ पे 2x प्लस, तो ये भी ग्रुपिंग सही है। तो इसको 2x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 3, ये सेम चीज आया, यहाँ पर x प्लस 3, तो ये भी x प्लस 3, ये 2x प्लस 1 ये दिया, तो ये भी ग्रुपिंग सही है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि थर्ड क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, और फोर्थ क्वेश्चन भी लिख देता हूं यहाँ पे। फोर्थ है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 5x, ये 5x है, 5x माइनस 6 और 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन और हैं, इनको हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, a और c, ये a होता है और c होता है, ये होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है आपका 36 आया, 6 इंटू 6 36। 36 से दो फैक्टर ऐसे बनाओ जिसमें कि 5 हो, दोनों को सम करेंगे या दोनों को डिफरेंस करेंगे, तो सम करके 36 को क्या करोगे बताओ, यहाँ पे सम करोगे तो ज्यादा आएगा, 18 गुना 36 करोगे तो 18 प्लस 2 जो है वो ज्यादा ही हो जाएगा, तो ये डिफरेंस करने से ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 4 यदि आप करते हो तो 9 इंटू 4 कितना होगा, 36 होगा, और 9 में से 4 सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें 5 आएगा, तो यहाँ पर ये होगा बेटा। तो यहाँ पर लिखोगे 6x स्क्वायर और 5 को क्या लिखोगे, 9 माइनस 4x माइनस 6, ये लिखोगे आप। ठीक है, ये लिखोगे, ये बात समझ। 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे 36 आया। इस 36 को हम ब्रेक करेंगे, दो टर्म ऐसे हमें मिलना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस कर दूं या प्लस कर दूं, लेकिन यहां प्लस करने से, चूंकि ये बीच वाला छोटा है तो प्लस करने से बड़ा नंबर मिलेगा, तो यहाँ प्लस वाले से संभव नहीं है, तो यहाँ माइनस करेंगे। 9 में से 4 जब निकाल देते हैं तो हमें 5 आता है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन से ये चीज पॉसिबल है, तो हमने 9 माइनस 4 कर दिया। मतलब मान लिया कि 9 और 4 कहां से आया, ये 36 का फैक्टराइजेशन से आया बेटा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्या बोलोगे इसको, 6x स्क्वायर और इसको प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, इस तरह से 4 टर्म बन गए। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देने से 4 टर्म में बदल गए। इसके बाद दो टर्म को हम ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ 6x हो तो क्या होगा, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2x जो है वो 2x प्लस 3 यहाँ पर बचा, और माइनस यहाँ 2 ले लेंगे तो 2x प्लस 3 बचा, ये भी। तो देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 2x प्लस 3, मतलब हमारा ये स्प्लिटिंग भी सही है, ग्रुपिंग भी सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, और यह हो जाएगा 3x माइनस 2, ये हमारा फैक्टराइजेशन है बेटा, दिस इज योर फाइनल फैक्टराइजेशन। अब वैसे ही जैसे हमने पहले कब किया था कि इसको भी करके और इसको भी आप करके देख सकते हो, यदि वो भी ऐसे आता है तो उसको भी हम कहेंगे कि सही है। चलो करके देख ही लेते हैं। तो जैसे मान लो किसी बच्चे ने कहा हम 6x स्क्वायर माइनस 4x ऐसे लिख लिया, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x माइनस 6, किसी बच्चे ने ऐसे ले लिया, तो यहां भी हम ग्रुपिंग करके देखते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x, तो 3x माइनस 2 और प्लस 3, यहाँ 3 लेंगे तो
3x माइनस 2। तो देख रहे हैं कि यहां भी सही आ रहा है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ये भी सही है। ठीक है, 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3 टर्म वही है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चाहे आप ऐसे कर लो या चाहे ऐसे कर लो, दोनों में से किसी भी मेथड से करते हो तो सही है। ठीक है जी, तो अब ये है बेटा, इसमें क्या करोगे, a और c को मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 को, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 12। इसका फैक्टराइजेशन भी 3 और 4 ही होगा कि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या है 1 को 4 इंटू 3 क्या बना 12, और 12 का फैक्टर भी बनाएंगे तो 4 और 3 ही बनेगा, क्योंकि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ऐड करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये हमें 1 ले आना है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन से ही पॉसिबल है ये। तो इसको लिखोगे 3x स्क्वायर, 1 को लिखोगे 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, और यहाँ पर लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स। देखो ये माइनस बाहर है, जब ये खुलेगा तो इनके साइन बदल जाएंगे, प्लस इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस बन जाएगा, तो माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन यहाँ पर आएगा, तो x 3x बच गया, यहाँ पे 3x माइनस 4, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, कुछ तो हाँ गड़बड़ हो गया ना, ये 3x माइनस 4 माइनस 3 था ना बेटा, सॉरी, ये 1 ले आना था, तो 4 माइनस 3 लिखना था यहाँ पे, गलती से हमने। तो अब यहां पर कॉमन लेंगे तो 1 ही कॉमन आएगा, तो यहां पर 3x माइनस 4 हो गया। तो देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में 3x माइनस 4 3x माइनस 4 ही आया, तो आप यहां पर लिखोगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1, यानी ये आपका फैक्टराइजेशन हुआ। उसी तरह से ये अब दूसरा बच्चा कोई ये और ये लेता है, ये और ये, तो वैसे भी आप करके देख लो। आपका मेन स्केल ये है कि यदि ये ब्रैकेट में दोनों जगह सेम आता है तो वो ग्रुपिंग आपका सही है, बस इतना ही, चाहे जैसे भी आपको। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बेटा हमने चूंकि शुरू किया था हमने, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हमने आपको करा दिया।